हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज एक हम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फायर इंश्योरेंस क्लेम। फायर इंश्योरेंस क्लेम। और इस चैप्टर को समझाने के पहले हम देखते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। जैसे कि एक बिजनेसमैन है, he has lot of stock in their godown, और उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। अगर उस स्टॉक को कुछ हो जाता है या उस गोडाउन में आग लग जाती है तो पूरा का पूरा बिजनेस नीचे हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो इस बिजनेसमैन के सर पर हमेशा एक टेंशन रहता है कि यार कुछ हो गया, मेरे गोडाउन में आग लग गई तो मेरा बिजनेस एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, मेरी पूरी मेहनत ख़त्म हो जाएगी। तो इस टेंशन को या इस लॉस को मैं कैसा रिड्यूस कर सकता हूँ। तो हमारे पास एक रास्ता है कि वी कैन इंश्योर द गुड्स। तो बिजनेसमैन ने यही किया, उसने इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन किया कि भाई आइए हमारे गोडाउन का इंस्पेक्शन कीजिए, हमारे गोडाउन में जो भी गुड्स रखा है उसका हमको इंश्योरेंस निकालना है। तो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ लोग आते हैं, गोडाउन का इंस्पेक्शन करते हैं। गोडाउन का इंस्पेक्शन करने के बाद वे इस बात पे आते हैं कि हम आपके गुड्स का इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। इंश्योरेंस निकालते समय जो भी फॉर्मेलिटी रहती है, प्रपोजल फॉर्म भरना, साथ साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसके अंदर हमको मेंशन करना पड़ता है एड्रेस, नेम ऑफ द कंपनी तो आएगा, एड्रेस ऑफ द गोडाउन, साथ साथ में हमारे गोडाउन में कितने का गुड्स हम लोग रखते हैं। तो उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी को हमको एक पॉलिसी वैल्यू बताना पड़ता है कि वी वांट टू इंश्योर द गुड्स फॉर दिस मच वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू एग्जांपल के लिए हमने बता दिया कि हमारे गोडाउन का पॉलिसी हमको निकालना है 5 लाख का। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले ने बोला ठीक है, आज से आपका गुड्स इंश्योर्ड हो गया, उसके लिए आपको एवरी ईयर प्रीमियम भरना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल ₹20,000। ठीक है। तो जब भी ईयर स्टार्ट होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को ₹20,000 दे देना पड़ेगा। इन फ्यूचर अगर कभी हमारे गोडाउन में आग लग जाती है, सही कि नहीं, इफ एनी फायर ऑकर्ड in the godown, in that case we can claim for the loss to the insurance company। समझो एग्जाम्पल के लिए हमारे गोडाउन में आग लग गया और उस समय हमारे गोडाउन में अच्छा खासा माल था, जल गया। साथ साथ में हमारे पास बगल में जो ऑफिस था उसमें भी आग लग गया। सब गुड्स तो जल ही गया, साथ साथ में हमारे ऑफिस में जितने भी पेपर्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे रिलेटेड टू रिकॉर्ड फॉर द गुड्स स्टोर इन द गोडाउन, कि हमारे गोडाउन में कितना माल है, कितना माल आया था, कितना माल गया था, ये सब का भी जो भी पेपर था, ऑफिस जल गया तो पेपर भी पूरी तरह से जल गए। अब मैंने इंश्योरेंस कंपनी वाले को फ़ोन किया कि सर आइए हमारे गोडाउन में आग लग गया है, आप इंस्पेक्शन कीजिए और हमको हमारा क्लेम का अमाउंट दे दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी के लोग आए, उन्होंने गोडाउन चेक किया और फाइनली ये हुआ कि हाँ आपके गोडाउन में आग लगा हुआ था। और ये बात सही है, कभी कभी लोग क्या करते हैं, जानबूझकर भी अपने गोडाउन में आग लगा देते हैं ताकि हम क्लेम पा सके।
लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से कंफर्म हो गया, इंश्योरेंस कंपनी वाले ने कंफर्म कर दिया कि हाँ हमारे आपके गोडाउन में आग लगा हुआ था। ठीक है, आप बताइए कि आपके गोडाउन में जब आग लगा उस समय आपके गोडाउन में कितना माल रखा हुआ था। जैसे कि 5 लाख का माल रखा था कि 3 लाख का कि 2 लाख का कि 1 लाख, बताइए, उसके हिसाब से हम आपको पैसा देंगे। अगर 1 लाख का माल था तो 1 लाख के हिसाब से हम आपको पैसा दे देंगे, 2 लाख का था 2 लाख, 5 लाख के ऊपर होगा तो हम 5 लाख के हिसाब से आपको माल देंगे प्रोपोर्शनेटली। इस बात पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे गोडाउन में पॉलिसी वैल्यू से ज़्यादा माल निकला तो हम किस तरह से क्लेम फाइंड आउट करते हैं। अब ये हुआ कि हमारे पास जो पेपर रखे हुए थे जिसके अंदर हमारे पास गुड्स का डिटेल था कि उस गोडाउन में कितना माल था, वो भी जल चुका है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने सीधा बोल दिया कि सर आप हमको रिकॉर्ड दीजिए कि आपके गोडाउन में कितना माल था, हम आपको पैसा दे देंगे। अब बिजनेसमैन के दिमाग में आ गया कि भाई अब हम कहाँ से रिकॉर्ड लेके आए, हमारा तो ऑफिस का सब पेपर भी जल गया है। तो अब इस चैप्टर में हमको यही सीखना है कि किस तरह से हमको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि उस रात को हमारे गोडाउन में कितना माल था। तो देखा जाए तो गोडाउन में जो गुड्स होता है या जो माल होता है वो किस तरह से गोडाउन में आता है और किस तरह से जाता है, उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो है 4 ट्रांजैक्शन है। जैसा एग्जांपल के लिए आपका पुराना बिजनेस है तो आपके गोडाउन में कुछ माल रखा हुआ था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक एट द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। समझो एग्जांपल के लिए हमारे गोडाउन में 50,000 ओपनिंग स्टॉक था यूनिट्स, उसका कितना वैल्यू था उसके बारे में हमें फिलहाल डिस्कस नहीं करते हैं। फिर गोडाउन में जो गुड्स आता है वो किसके थ्रू आता है, परचेज ऑफ गुड्स, नया गुड्स परचेज किया होगा उसके थ्रू आता है। समझो नया गुड्स आया 3,50,000 का, अब हमारे गोडाउन में कितना माल हो गया, 4 लाख यूनिट्स का। ठीक है, अब इसमें से अगर कुछ सेल हुआ होगा तो हम उसको माइनस कर देंगे। समझो सेल हुआ था 1 लाख का गुड्स, तो हमारे गोडाउन में क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 3 lakhs, मतलब स्टॉक वाज लाइंग एट द टाइम ऑफ फायर, इट वाज 3 lakhs यूनिट्स। तो हम बोल सकते हैं कि उस रात को हमारे गोडाउन में 3 lakhs का गुड्स था, 3 lakhs यूनिट्स था, उसके हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मुझे मेरे जो पेपर वर्क थे, जो पेपर में मैंने सब अकाउंट्स लिखे हुए थे, जो रजिस्टर थे, वो सब कुछ चल गया है। तो ना तो मेरे पास ए रिकॉर्ड है, ना तो ए रिकॉर्ड है, ना तो ए रिकॉर्ड है। और उस रिकॉर्ड को हमको ढूंढ निकालना है, उसको पूरी तरह से अरेंज करना है और एक अकाउंट में डाल देना है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में चारों आइटम आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देना है और उसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे गोडाउन में उस रात को कितना माल था। तो चैप्टर का नाम है फायर इंश्योरेंस क्लेम। तो इस चैप्टर में हमको यही करना है कि हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम। इस चैप्टर का मेन इंटेंशन ही यही है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम व्हेन द फायर ऑकर्ड इन द गोडाउन। अब इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहला अपने सीए के पास भाग के जाओगे और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलोगे कि सर लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है, मतलब 31 मार्च और 31 दिसंबर का ईयर एंडिंग का, वो बैलेंस शीट का एक जेरॉक्स कॉपी मुझे दीजिए, क्योंकि सीए के पास हमारा रिकॉर्ड का एक कॉपी रहता ही है। तो उसके अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक होगा 31 मार्च या 31 दिसंबर को, वो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का हमको लास्ट ईयर के फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट से मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद में परचेजेस कहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए 2 रास्ते हैं। हर एक कंपनी के सप्लायर फिक्स होते हैं, 4-5 फिक्स सप्लायर होते हैं। उन सप्लायर को हम फ़ोन करके बोल सकते हैं कि सर ड्यूरिंग दिस पीरियड हमारा जितना भी गुड्स परचेस किया हुआ है उसका बिल का कॉपी, एक जेरॉक्स कॉपी हमको दे दीजिए। उससे हमको पता चल जाएगा कि टोटल परचेस कितना हुआ। अगर रिटर्न कुछ हुआ होगा तो उसका भी रिकॉर्ड हमको मिल जाएगा। एट द सेम टाइम अगर हम पेमेंट चेक से करते हैं तो उसका रिकॉर्ड हमको बैंक स्टेटमेंट से मिल जाएगा कि कितने पार्टी को हमने पेमेंट किया हुआ है। तो परचेस वी कैन गेट फ्रॉम द सप्लायर। सेल्स, हमने जितने भी कस्टमर को सेल किए होंगे उनके रिकॉर्ड अगर हमको मिल जाते हैं
तो उन कस्टमर को भी हम फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि सर आपके पास हमारे कंपनी का जो बिल रखा हुआ है उसका एक एक कॉपी जेरॉक्स हमको दे दीजिए। साथ साथ में अगर कस्टमर ने आपको चेक से पेमेंट किया होगा तो बैंक स्टेटमेंट में जो भी कैश या जो भी चेक आया होगा, थ्रू दैट वी कैन नो द टोटल गुड्स सोल्ड। इस तरह से हमको रिकॉर्ड मिल जाता है। साथ साथ में हर एक कंपनी का एक एवरेज एक्सपेंसेस होता है, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें उनको नॉलेज में होती है। उसी तरह से नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं कंपनी में, उनका वेजेस कितना है वो भी हमको पता होता है। या तो वेजेस शीट से वेजेस जो पेमेंट हम लोग बैंक के थ्रू करते हैं चेक के थ्रू, उससे भी हमको टोटल वेजेस मिल जाता है। इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक किससे रिलेट करता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक वी कैन गेट फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लास्ट ईयर बैलेंस शीट, and purchase we can get from the supplier total invoice what we received from the supplier। and उसके बाद में अगर आप देखो तो wages that is depends on the number of worker and other factory expense on an average we can calculate। sales we can get the record from the bank statement from the our customers। and at the end आप देखोगे कि हर एक कंपनी का एक मार्जिन फिक्स होता है, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है एक डिसाइडेड होता है। मतलब हर एक कंपनी का एक पास्ट रिकॉर्ड होता ही है कि हम 20% प्रॉफिट पे कोई भी गुड्स सोल्ड करते हैं या 25% पे, तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज हमको बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी में पता रहता है कि इतना ही होता है। तो इस तरह से हम लोग पूरा रिकॉर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उस रात हमारे गोडाउन में कितना माल था। तो इस तरह से हम लोग क्लेम कैलकुलेट कर सकते हैं और वो रिकॉर्ड हम जब इंश्योरेंस कंपनी के सामने लेके जाएंगे तो उस रिकॉर्ड के बेसिस पे हमको हमारा क्लेम मिल जाएगा। हम उनको बता देंगे कि उस रात को हमारे गोडाउन में कितना माल था। कुछ चीज़ें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सम रिकॉर्ड लिख सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ अकाउंट्स या कुछ एक्सपेंसेस जो ऑन एन एवरेज को एक्सेप्टेबल होता है, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये सब थोड़ा सा हमारा पास्ट रिकॉर्ड होता है जिस बेसिस पे हम लोग ऑन एन एवरेज ले सकते हैं। जैसे कि हम मेरे घर पे समझो हर महीने 1500 या 2000 का लाइट बिल आता है, तो मतलब पूरे ईयर का अगर हम लाइट बिल मैं कंसिडर करूँ तो 18,000 से 20,000 होता है। तो अब अगर समझो रिकॉर्ड जल गया, मेरे घर का लाइट का बिल का जितना भी रिकॉर्ड था अगर जल गया हो और किसी ने पूछा कि सर आपके पूरे साल का लाइट का बिल कितना है, तो ऑन एन एवरेज बता सकता हूँ कि 20,000 तक है। उस तरह से हर एक कंपनी का अपना एक रिकॉर्ड होता है, उस बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि एवरेज एक्सपेंसेस कितना है। तो यहाँ पर तो पहला दिमाग में आ गया कि फॉर गेटिंग द claim amount we must have to present a record to the insurance company, the record of the stock, what was the stock at the time of fire in the godown। तो उसके लिए हमको इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बनाना है वो सब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो पहला आपने क्लियर कर दिया, पहले मैंने आपको एक क्लियर कर दिया कि चैप्टर क्या है। चैप्टर का नाम है फायर इंश्योरेंस क्लेम। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द क्लेम अमाउंट, बराबर। तो अब देखते हैं यहाँ पर steps to find out stock at the time of fire। अब देखो यहाँ से जैसा हम लोग ले रहे हैं 1 अप्रैल
2014 इज द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, और समझो 14 अगस्त 2014 को आग लगी, फायर ऑकर्ड। ठीक है, इस तरह से मतलब मुझे अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अप टू 14 अगस्त 1 2 3 4.5 मंथ्स का रिकॉर्ड चाहिए कि उस रात को हमारे गोडाउन में कितना माल था। ये समझो हमारे पास ये सब रिकॉर्ड थोड़ा इनकम्प्लीट फॉर्म में है, या मुझे ये देखना है कि इस पीरियड में कितना सेल हुआ, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ। तो उसके लिए मुझे प्रॉफिट का रेट चाहिए, और प्रॉफिट का रेट मुझे लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट का रेट होगा वही प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि करंट ईयर का भी प्रॉफिट का रेट वही है। लेकिन हम इंश्योरेंस कंपनियों को ऐसा प्रूव करके बता सकते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेट 20% या 25% है। एक बार उनको हम बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर देखो 25% पे हमारा प्रॉफिट पे हम अपने गुड्स को सेल कर रहे थे, तो इस साल भी हम 25% के प्रॉफिट पे ही गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। लेकिन वो 25% पे आप सेल कर रहे थे, एक किस तरह से प्रूव कर सकते हैं? तो उसके लिए मुझे लास्ट ईयर का रिकॉर्ड देना पड़ेगा कि लास्ट ईयर देखो ग्रॉस प्रॉफिट इतना था, उसके अगेंस्ट में हमारा सेल्स इतना हुआ था, मतलब सेल्स के अगेंस्ट में इतना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था। तो इसके लिए अगर समझो हमारे पास प्रीवियस ईयर का या लास्ट ईयर का अगर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट मिल जाता है तो हम लोग यहीं से सम चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर सम में हमको ग्रॉस प्रॉफिट का रेट अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसका मतलब 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014, इस तरह से पूरा लास्ट ईयर का या प्रीवियस ईयर का हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का इंटेंशन ये था कि ग्रॉस प्रॉफिट का रेट लास्ट ईयर जो था वही करंट ईयर में भी हमने ले लिया। तो सबसे पहला स्टेप हमको दिमाग में लाना है कि सम में हमको मेनली बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इसका कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि हमको चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, इस स्टॉक पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इसलिए हमको ट्रेडिंग अकाउंट से ही मतलब रखना है इस चैप्टर में, और कोई अकाउंट से मतलब नहीं रखना है। प्लस अभी समझो सम में ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल है लास्ट ईयर का, तो हम लोग सीधा करंट ईयर से ही सम चालू कर देंगे। लेकिन अगर लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हमको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर। व्हाई? बिकॉज वी वांट ए ग्रॉस प्रॉफिट रेट या रेशियो, बराबर। एक ट्रेडिंग अकाउंट जो होगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू द ईयर व्हेन द फायर वाज ऑकर्ड। मतलब जैसे इस एग्जांपल के हिसाब से मुझे जो बनाना पड़ेगा वो 2013 और 14 का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे और इमीडिएटली उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करंट ईयर में आ जाएंगे और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे फॉर द पीरियड। फॉर द पीरियड मतलब ही देखा जाए तो 1 अप्रैल 2014 टू 14 अगस्त 2014 तक, बराबर। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मेमोरेंडम। अब यहाँ पे दिमाग में आना चाहिए कि इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बोल रहे हैं, इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बोल रहे हैं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का दूसरा नाम है प्रोफार्मा ट्रेडिंग अकाउंट या मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज this is not going to cover for the full year, this is for the less than 12 months, that's why it is called as a memorandum trading account. जैसे ये full year का इसके हम लोग क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, and this is going to cover for the less than 12 months, less than 1 year, that's why it is called as a memorandum trading account. memorandum trading account क्यों बनाते हैं? To find
क्लोजिंग स्टॉक at the time of fire. The stock was lying at the time of fire. उसके लिए हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और तीसरा स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, जिसके अंदर हम लोग लिख देते हैं कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था at the time of fire, कभी कभी ये हो सकता है कि जब आग लगता है और फायर ब्रिगेड जल्दी आ जाता है तो आग को कंट्रोल कर लिया जाता है और कुछ माल बच जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं साल्वेज। तो साल्वेज के लिए हमको पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब साल्वेज माइनस करके हमको इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगने हैं। तो ये जो होगा दिस इज द लॉस बाय फायर, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्लेम। ठीक है, मतलब ये क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में अगर हमको क्लेम फाइंड आउट करना है तो शुरुआत कहाँ से होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेट नहीं दिया है प्रोफॉर्मा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ जिससे हमको स्टॉक मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ फायर, और उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे जहाँ पे अगर साल्वेज होगा तो माइनस कर देंगे और हमको मिल जाएगा लॉस बाय फायर, और वी कैन से दैट इज द claim amount that we have to present in front of the insurance company. ठीक है, तो अब थोड़ी देर के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं, उसके बाद में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं, और उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ क्लेम का फॉर्मेट देखते हैं। तो इससे आपको इस क्लिप के अंदर पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी कि अकाउंटिंग प्रोसीजर किस तरह से किया जाता है जब हमारे गोडाउन में आग लग जाती है और हमको क्लेम का अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो जैसे बताया कि स्टेप नंबर 1 है ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर द ईयर, यहाँ पे हम अपने कंपनी का नाम लिख लेंगे। एक ट्रेडिंग अकाउंट फुल ईयर का होता है। ट्रेडिंग अकाउंट जैसे कि हमने इसके पहले भी फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा है, बस वही चीज़ है। यहाँ पर डेबिट साइड में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आएगा परचेजेस। हाँ, अगर आपका परचेस रिटर्न होगा तो माइनस हो जाएगा। परचेस रिटर्न को ही हम लोग बोलते हैं, परचेस रिटर्न का ही दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद में है तुम्हारा वेजेस, साथ साथ में फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ये सब रिकॉर्ड हम लोग यहाँ वहाँ से सीए के पास से, बैंक स्टेटमेंट से, सप्लायर से, कस्टमर से अरेंज करके लिख लेंगे। उसी तरह से क्रेडिट साइड में क्या है, सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न प्लस सेल्स रिटर्न, सेल किया और माल वापस आ गया तो उसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। और अगर समझो आपने कोई गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल किया होगा, या गुड्स गिवन टू द कंसाइनी फॉर कंसाइनमेंट सेल, या गुड्स गिवन फॉर अप्रूवल बेसिस, गुड्स टेकन बाय द बिजनेसमैन फॉर द पर्सनल यूज, वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद में लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कितना था वो मैंने लिख दिया। इस तरह से
आप देखेंगे कि क्रेडिट साइड बड़ा है और यहाँ पर आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट डाउन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या रेट निकाल सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट बेस्ड ऑन द नेट सेल्स, जितना भी सेल्स होता है उसमें हमारा प्रॉफिट इंक्लूड होता है। इससे फॉर्मूला बना ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 है, ठीक है, और आपका नेट सेल्स 8 lakhs है इनटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट देखो कितना हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस अमाउंट को मैं लिख लेता हूँ 2 lakhs। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 25%। ठीक है, मतलब हमारे कंपनी का ग्रॉस मार्जिन है 25%। जब भी सेल होता है तो 25% का हमको मार्जिन मिलता है। ठीक है, एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हो गया है। अब जैसे मैंने बताया कि हमको जब इंश्योरेंस कंपनी के पास रिकॉर्ड प्रेजेंट करना होता है तो हर एक रिकॉर्ड को इंश्योरेंस कंपनी वाला बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है। उसके अंदर किसी तरह का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ना ही किसी तरह का हमको चीटिंग करना है। तो बहुत ध्यान देकर हमारी तरफ से भी रिकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए, हमको प्रोड्यूस करना चाहिए। उसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी वाले भी बहुत ध्यान से उसको चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी अमाउंट रॉन्ग हो लिख दे तो आपका एक क्लोजिंग स्टॉक रॉन्ग हो जाएगा, आपका एक ग्रॉस प्रॉफिट रॉन्ग हो जाएगा। या साथ साथ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हर डेबिट साइड कहीं ना कहीं आपके ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, मतलब आपके ग्रॉस प्रॉफिट को या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है। उसी तरह से आपका क्रेडिट साइड भी आपके ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। मतलब आपने जो 25% मार्जिन लिखा है वो पक्का होना चाहिए कि 25% ही है। कल को आपने 35% लिख दिया, 30% लिख दिया तो आपका जब क्लोजिंग स्टॉक आप मेमोरेंडम से निकालोगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले मैं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताता हूँ, बराबर, कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताता हूँ कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक must be valued at cost। ओके, कॉस्ट को अगर हम अज्यूम करो कि 100 रुपीज है तो ऐसा बोलेगा कि क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट 100 है, एट कॉस्ट 100 है। और सम में अगर लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10% या ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10% है, इसका मतलब वो 100 रुपीज़ नहीं है, आपने 100 की जगह पे 110 लिख दिया है, तो आपको उसको 110 से वापस से 100 पे लाना है। उसी तरह लिखा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, इसका मतलब आपने 100 नहीं लिखा है, 100 की जगह पे आपने 80 लिख दिया है, तो आपको 80 को वापस से कहाँ पे लेके जाना है, 100 पे लेके जाना है। तो इस तरह से ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, साथ साथ में एक्सपेंसेस, इसमें थोड़ा सा भी आप गड़बड़ करते हो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्लिप में मैं यहीं पे रुकता हूँ, अगले क्लिप में हम लोग इसी फॉर्मेट को आगे करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। हैव ए नाइस डे फ्रॉम द राकेश सर।